अगर आपने फॉक्स की एक्स मैन मूवीज को देखा है और वुल्वरीन के आप काफी बड़े फैन हैं तो वेपन एक्स का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या फिर अगर आप कॉमिक बुक को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो आपने वेपन एक्स या एक्सपेरिमेंट एक्स नाम का नाम जरूर सुना होगा कॉमिक्स के अंदर, जो कि किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा होता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं और आपको नहीं पता कि ये वेपन एक्स क्या चीज़ है, वेपन प्लस क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट रीबर्थ क्या चीज़ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये वेपन एक्स और वेपन प्लस प्रोग्राम आखिरकार क्या चीज़ है और इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों की क्या क्या ओरिजिन है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर किन किन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम आज अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो गाइज, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो नो योर यूनिवर्स। ये वो शो है जिसको आप मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैं जल्द से जल्द इसके एपिसोड्स को बनाऊं। तो जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये हमारी जो सीरीज़ है नो योर यूनिवर्स की, इसके अंदर हम मार्वल कॉमिक्स की मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। वो आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो पूरी की पूरी रेसेस भी हो सकती हैं। हम इससे पहले जो इंटरनल्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, सेलेस्टियल्स के ऊपर बना चुके हैं, क्रीज स्क्रल एम्पायर के ऊपर हम पूरी की पूरी वीडियोस बना चुके हैं। इस तरह हम लोग मैजिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और अब फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं वेपन एक्स और वेपन प्लस प्रोग्राम को, उसकी डिटेल्स के अंदर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऑसम कॉमिक्स और कंटेंट को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले वेपन एक्स प्रोग्राम के बारे में कुछ इस तरह से पता चला जब हमें वुल्वरीन के बारे में जानना शुरू हुआ। जब हमें कॉमिक्स में वुल्वरीन का ओरिजिन बताया गया तो हमें कुछ इस तरह से बताया गया कि वेपन एक्स नाम का एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने देखा था कि लोगन नाम के एक म्यूटेंट के ऊपर, जिसके पास जबरदस्त किस्म का हीलिंग फैक्टर और बोन क्लॉज थे, उसको एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया जिसके अंदर इसकी बोन्स के अंदर जो है एडामेंटियम को लिक्विड फॉर्म में करके बॉन्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका स्केलेटन इंडस्ट्रिएबल बन गया और इसको मार देना या चोट पहुंचाना एक इम्पॉसिबल सी बात बन गई। और साथ में लोगन का जबरदस्त किस्म का हीलिंग फैक्टर जब मिला तो वो जबरदस्त किस्म का हीरो हमारे सामने आया जिसको दुनिया आज वुल्वरीन के नाम से जानती है। मजे की बात यह है कि मार्वल के लिए वुल्वरीन एक ऐसा हीरो है जो कि उनका एक ट्रेडमार्क बन के रह गया। एक्समैन पहले कभी भी इतने मशहूर हुआ नहीं करते थे, लोग उनको इतने ज़्यादा तरीके से अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन वो जब भी वुल्वरीन को टीवी के ऊपर देखते थे, स्क्रीन के ऊपर देखते थे, तो वो उसको एक्समैन से ही रेफर कर रहे होते थे कि ये एक्समैन है, क्योंकि उसके क्लॉज का जो स्टाइल होता था वो एक्स में होता था और वुल्वरीन जो है एक तरह का ट्रेडमार्क बन चुका था मार्वल के लिए। तो मार्वल वालों ने जब हमें इसका ओरिजिन बताया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक ओरिजिन हमें बनाया कि ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से जो है 1940s से चलते हुए आ रही हैं। तो तब जाके हमें ये बात पता चली कि वेपन एक्स जो है वो दरअसल किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रोग्राम की डेजिग्नेशन है। एक्स जो होता है वो रोमन के अंदर 10 को कहा जाता है। तो हमें इससे ये बात पता चली कि ये वेपन 10 था। इससे पहले पिछले 9 वेपन्स और निकल चुके हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था उस टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि दरअसल वेपन एक्स प्रोग्राम जो है वो एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जिसको कहा जाता है वेपन प्लस प्रोग्राम। और उसके अंदर वो पिछले जो 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अलग अलग लोगों के ऊपर किए गए थे, जिसमें से सरप्राइजिंगली सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वेपन 1 जिसको आप कह सकते हैं वो कैप्टन अमेरिका था, जिसको प्रोजेक्ट रीबर्थ भी कहा जाता है। तो अगर हम अपने वेपन प्लस प्रोग्राम ओरिजिन की बात करें तो उसको शुरुआत की गई थी 1940s के अंदर जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उस वक्त अमेरिका को जो था अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फंडिंग करना शुरू करी जिसके जरिए वो अपने सुपर सोल्जर्स बना सकें। और आपको मजे की बात बताऊं कि इस प्रोजेक्ट रिबर्थ के शुरू होने से पहले एक वेपन जीरो भी रह चुका है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और उसका नाम था जॉन स्टील, जो कि ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर लड़ा था और उसके पास भी सेम तकरीबन कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स थी, लेकिन उसकी स्किन जो थी वो बुलेट प्रूफ थी। और उसको वर्ल्ड वॉर 1 के जीतने के बाद स्टेसिस फॉर्म के अंदर रख दिया था ताकि वो कोई हरकत वगैरह ना कर सके, और उसको फ्रीज कर दिया गया था, और जब उसकी कभी जरूरत हुआ करती थी तो अभी उसको निकाला जाता था। लेकिन ये इतना ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट था कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई सोल्जर जिसका नाम जॉन स्टील है वो एग्जिस्ट भी करता है। और असल कहानी वेपन प्लस प्रोग्राम की जो शुरू होती है अमेरिका के अंदर से, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट ने फंडिंग करना शुरू करी थी, तो वो एक डॉक्टर के साथ उन्होंने मिलकर करी थी जिन प्रोफेसर का नाम थॉर्टन था। वो पहले यूएस आर्मी के एडवाइजर रह चुके थे, लेकिन उन्होंने जो है 1945 के अंदर जो है डॉक्टर नेथेनियल एजेक्स की, जिसको आप कॉमिक्स अंदर मिस्टर सेनिस्टर के नाम से जानते हैं, उनकी हिडन लेबोरेटरी जो है उनके हाथ लग गई थी। और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और वहीं से उनका पहला बेस बना था जो कि वेपन प्लस प्रोग्राम की शुरुआत करता है। और इस वेपन प्लस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट रीबर्थ के साथ, और इसके अंदर डॉक्टर एडस्कीन जो थे जिन्होंने कैप्टन अमेरिका का ओरिजिनल फार्मूला बनाया था वो इस वेपन प्लस प्रोग्राम के साथ जुड़ गए थे। और अगर माना जाए तो वेपन प्लस प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स अब तक गए हैं 10, 11, 12, 13, 14, उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो प्रोजेक्ट रहा था वो कैप्टन अमेरिका का ही रहा था, क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट हमें आज तक देखने को नहीं मिले कैप्टन अमेरिका के अंदर, और उनका दिमाग भी बिल्कुल उनके काबू में रहता है और वो एक ज़बरदस्त किस्म के ड्यूरेबल इंसान बन चुके हैं जिनके पास एक अनलिमिटेड स्टेमिना है। अगर हम इसके इनिशियल स्टेजेस की बात करें वेपन प्लस प्रोग्राम की, तो इसके कोई भी प्लान्स ऐसे नहीं थे ईविल टाइप के। इनका मेन पर्पस ये था कि ये लोग यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर आर्मी के लिए सुपर सोल्जर्स को बनाएंगे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो कि आगे
आगे जाके उनकी फौज के आगे हिस्सा बन सकें और उनकी फौज के लिए आसानी पैदा कर सकें। लेकिन जैसे जैसे ये वेपन्स बनते गए, जैसे जैसे लोग बदलते गए, तो वैसे वैसे इनके मोटिवेशंस भी बदलते गए और ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बदली, वो आप इसके वेपन्स की ट्रांजिशन के अंदर देखते रहेंगे। और उसके बाद वेपन प्लस प्रोग्राम को जो है एक नए डायरेक्टर ने आके लीड करना शुरू कर दिया, जिसको जॉन सबलाइम के नाम से जाना जाता है। और मजे की बात यह कि जॉन सबलाइम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में उस वक्त हर कोई नहीं जानता था, लेकिन वो दरअसल एक जो है सेंटिएंट बैक्टीरिया है जो कि हर इंसान की बॉडी के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर वो रहता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। और ये बैक्टीरिया इतना ज़्यादा पुराना है कि जब मैनकाइंड भी अर्थ के ऊपर नहीं आई थी। और ये बैक्टीरिया दरअसल इसका मिशन ये है कि जॉन सबलाइम हर एक इंसान की बॉडी के अंदर घुसना चाहता है और अपने आप को उसका होस्ट बॉडी बना लेना चाहता है। लेकिन जॉन सबलाइम की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो म्यूटेंट्स ने उनकी बॉडी में वो सर्वाइव नहीं कर पाता था और जैसे ही वो बैक्टीरिया म्यूटेंट बॉडी के अंदर घुसता था तो वो मारा जाता था। तो जॉन सबलाइम ने एक ह्यूमन बॉडी को अपना होस्ट बनाया और उसने वेपन प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया और तब से वेपन प्लस प्रोग्राम की जो मोटिवेशन थी वो सुपर सोल्जर्स बनाने में कम और म्यूटेंट को हंट डाउन करने में, उनको खत्म करने में ज्यादा लग गई थी। और 1940s का जो टाइम है जब जॉन सबलाइम को इस बारे में पता चला था, तब जनरल पब्लिक जो थी उनको म्यूटेंट्स के बारे में इतना नहीं पता था, म्यूटेंट्स इतना सामने नहीं आए थे। उस वक्त कुछ चंद ही म्यूटेंट्स हुआ करते थे जिसमें वुल्वरीन हुआ करता था, चार्ल्स ज़ेवियर, मैग्नीटो, इस तरह के पुराने म्यूटेंट्स हुआ करते थे जिनको दुनिया नहीं जानती थी आमतौर पे। तो इसीलिए जब से ही जॉन सबलाइम ने वेपन प्लस का इस्तेमाल करके ऐसे वेपन्स को क्रिएट करना शुरू करा जो आगे जाके म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन को रोक सकें, उनको बढ़ने से रोका जाए। क्योंकि जॉन सबलाइम इस बात को जानता था कि अगर म्यूटेंट्स इसी तरह अनचेक छोड़ दिए गए तो एक वक्त ऐसा आएगा अर्थ के ऊपर कि ह्यूमन से ज़्यादा म्यूटेंट्स होंगे और उसके एक्जिस्टेंस को खतरा पहुंच सकता है। और तभी जाके वेपन प्लस प्रोग्राम जो है वो एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होता रहा। तो चलिए हम वेपन प्लस प्रोग्राम के सारे वेपन्स के ऊपर बात करते हैं जो वेपन एक्स तक आए हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम ही लोग जानते हैं और हमें भी कॉमिक्स में काफ़ी कम ही बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला वेपन हमारा वेपन जीरो है, जो कि प्रोजेक्ट रीबर्थ से भी सबसे पहले बनाया गया था और ये जो है ओरिजिनल वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ा गया था और जर्मन लोगों ने इसको बनाया था मिलकर डॉक्टर एडस्कीन के साथ। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के सुपर सोल्जर फार्मूला के ऊपर काम किया है। तो उन्होंने ही बेसिकली जॉन स्टील को कुछ दूसरे नाजी साइंटिस्ट के साथ मिलकर बनाया था और उनकी नज़र में ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। लेकिन उन्होंने जो है सुपर सोल्जर को ज़्यादा इस्तेमाल ना करा और वॉर के लड़ने के बाद इसकी बॉडी को स्टेसिस फॉर्म के अंदर रख दिया ताकि आगे जाके कभी इस्तेमाल किया जा सके। और ये हमें काफ़ी टाइम तक कॉमिक्स के अंदर नजर ही नहीं आया था, बल्कि हमने बहुत बाद में जाके इसको 2010-2012 के कॉमिक्स में देखा था, जॉन स्टील नाम का एक कैरेक्टर। और हमें जब उसका ओरिजिन बताया गया तो तब हमें पता चला कि दरअसल सबसे ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका जो था यानी सबसे पहला जो लिटरली सुपर सोल्जर है वो जॉन स्टील था, बल्कि स्टीव रॉजर्स नहीं थे। वेपन वन, तो वेपन वन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट रीबर्थ का हिस्सा था, जिसमें प्रोफेसर अब्राहम स्किन ने जो स्टीव रॉजर्स के ऊपर सुपर सोलर सीरम का एक्सपेरिमेंट करा था बीटा रेस का इस्तेमाल करके। और अगर माना जाए तो ये सारी की सारी वेपन प्लस प्रोग्राम की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वेपन माना जाता है। और इस वेपन के ऊपर मैं ज़्यादा आपके साथ बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में आप सब ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। वेपन टू, अब वेपन 2 की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ऑड क्रिएशन है जिसके ऊपर थोड़ा विश्वास करना आपको मुश्किल होगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक स्क्विरल थी जिसको वुल्वरीन की पावर वुल्वरीन से पहले दे दी गई थी। ये देखने में थोड़ा सा सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन वेपन 2 और वेपन 3 वगैरह जो थे वो माना जाता है कि वो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू की गई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट बनते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं, तो उनका पहले जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो जानवरों के ऊपर किया जाता है और अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद वो ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया जाता है। लेकिन वेपन प्लस प्रोग्राम के चक्कर में यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है, पहले इंसानों पे हो गया, अब उन्होंने सोचा कि हम जानवरों पर करके देखते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो दरअसल वेपन 2 था वो दरअसल एक स्क्विरल थी जिसको बिल्कुल वुल्वरीन जैसे क्लॉज दिए गए थे और यहाँ मेरे ख्याल से वुल्वरीन को क्लॉज देने का आइडिया शायद उनके पास यहीं से आया होगा। इसके बाद अगर हम वेपन 3 की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा वेपन है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये दरअसल एक म्यूटेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम हैरी पाइजर था। हैरी पाइजर की जो स्किन थी दरअसल वो एक इलास्टिक स्किन हुआ करती थी, मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसी तरह ये भी अपनी स्किन वगैरह को स्ट्रेच वगैरह कर सकता था और इसको जो है वेपन प्लस प्रोग्राम में रिक्रूट किया गया था और इसको कुछ दरअसल इन्हेंसमेंट्स दी गई थी। मतलब इसके पास पावर्स इसकी ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन इसकी स्किन को ड्यूरेबिलिटी दी गई थी और इसकी इलास्टिसिटी को इनहेंस किया गया था कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। लेकिन इसका एक मिशन दिया गया था इसको ब्रिटेन जाने का, जहां से इसको एक ऑर्ब ऑफ नेक्रोमेंसी को उठाना था, लेकिन वहां पे उसको एक आदमी ने रोक दिया जिसका नाम फैंटोमैक्स था। अब फैंटोमैक्स कौन है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चल के बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे हुआ ये था कि जब उसको रोक दिया गया तो वहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन कॉर जो थी उसने उसको पकड़ लिया था हैरी पाइजर को। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन कॉर ने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करा, मतलब लिटरली उसकी स्किन जो थी उसकी बॉडी से अलग कर दी थी क्योंकि सारी की सारी शक्तियाँ उसकी स्किन के अंदर ही थी। लेकिन इतने खतरनाक टॉर्चर के बाद भी वो किसी तरीके से जिंदा बच गया और उसके बाद उसने अपने मसल्स को इस फंक्शन को सिखा दिया कि जिस तरह से वो पहले अपनी स्किन को जो है मैनिपुलेट किया करता था, उसको इस्तेमाल किया करता था, अब वो अपने मसल्स को किया करता था। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो वह दिखने में बहुत ही घिनौना होगा क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर हर तरफ मसल्स नजर आ रहे हैं और उसके पास स्किन है ही नहीं।
और इसी तरह यहाँ पे जो हैरी पाइजर का कैरेक्टर वो स्किनलेस मैन के नाम से मशहूर हो गया और उसकी खतरनाक किस्म की फैंटम एक्स से दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि उसको ऐसे लगने लगा क्योंकि फैंटम एक्स ने उसको रोका था, इसी वजह से उसके साथ ये टॉर्चर किया गया और आज जिस हालत के अंदर वो मौजूद है इस वजह से उसके पीछे फैंटम एक्स का हाथ है। इसके बाद अगर हम वेपन 4 की बात करें तो इसके बारे में अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बस इतना बताया जाता है कि यहाँ पे वेपन प्लस प्रोग्राम ने अलग अलग लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करे थे, मतलब अलग अलग रेसेस के ऊपर, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हो गए, एशियन लोग हो गए, इन लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा था कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी माना जाता है कि वो फॉर्मूला जिसने मैन थिंग को मैन थिंग बनाया था वो भी दरअसल वेपन 4 का ही हिस्सा था और उसी के जरिए ही वो मैन थिंग बना था। लेकिन इस बात की अभी तक कॉमिक्स में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और मार्वल ने इसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं की क्योंकि अगर फ्यूचर में वो कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसका अगर उनको ओरिजिन बताना हो तो वो डायरेक्टली हमें ये बता सकते हैं कि ये वेपन 4 का हिस्सा था और इस तरह से मार्वल वालों को एक अच्छा ओरिजिन, सॉलिड ओरिजिन बन जाएगा और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि अचानक ये कैरेक्टर आया तो कहाँ से आया। इसके बाद अगर हम वेपन 5 की बात करें तो वेपन 5 में भी हमें कोई क्लैरिटी वगैरह नहीं दी गई है कि ये प्रोजेक्ट किसका हो सकता है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन जो कुछ भी अंदाजे लगाए गए उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये टाइम जो था वियतनाम वॉर का था और ये उस टाइम की बात है जब शील्ड के हाथों ग्रेंडाल नाम का एक सिम्बियोट लगा था जो कि नल का ड्रैगन अर्थ के ऊपर आया था किसी मिशन के ऊपर और उसको शील्ड के लोगों ने कैप्चर कर लिया था और इतने टाइम से जब वो शील्ड के पास था तो वेपन प्लस प्रोग्राम ने शील्ड के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करा था और इस सिम्बियोट के ऊपर काम करना शुरू करा था कि किस तरह से वो सिम सोल्जर्स को बना सकते हैं, यानी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होकर अपने सोल्जर्स को भेज सकते हैं और आगे जाके इस तरह के एजेंट्स को बनाएंगे और यही प्रोजेक्ट बेसिस मानी जाती है फ्लैश थॉमसन के एजेंट वेनम के ऊपर। तो वैसे तो वेपन 5 को अभी तक कोई कंफर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन अभी के लिए जहाँ से मैंने रिसोर्सेज से पता किया है वहाँ से मुझे यही पता चल पाया है कि अगर वेपन 5 को माने तो ये सिम्बियोट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे इंसानों के साथ मिलाने के लिए। इसके बाद वेपन 6 से इसकी भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कॉमिक्स के अंदर कि ये दरअसल इसका पार्ट कौन था और कौन नहीं था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था और किसके ऊपर नहीं। लेकिन एक स्पेकुलेशन जो हमारी रीडर्स की है वो ये है कि वेपन 6 जो था दरअसल वही वेपन था जिसके अंदर लूक केज को उसकी पावर्स दी गई थी एक्सपेरिमेंट करके। इसके बाद अगर वेपन 7 की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये भी दरअसल वियतनाम वॉर के टाइम पे बनाया गया था जब सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ताकि वियतनाम वॉर के अंदर अच्छे अच्छे सोल्जर्स को भेजा जाए, मजबूत सोल्जर्स को, ताकि वो जंग जिता सकें। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट होम ग्रोन और इसके अंदर जिस कैंडिडेट को लिया गया था उनका नाम था सार्जेंट फ्रैंक सिम्पसन, जिनको कोड नेम दिया गया था नूक का। और दरअसल न्यूक के साथ जो इन्हेंसमेंट्स की गई थी वो उनकी बॉडी के इम्प्लांट्स के अंदर की गई थी, उनकी बॉडी को जो है टोटली आर्मर्ड कर दिया गया था। आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में कि उनको एक साइबॉर्ग बॉडी दे दी गई थी, वो आधे इंसान और आधे रोबोट बना दिए गए थे मजबूती के लिए और उनको जो है एड्रेनलिन पिल्स दी गई थी। ये एक तरह का ड्रग था जो कि उनको मूड को कंट्रोल करने में मदद करता था, मतलब इसके जरिए उनको किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं होता था, वो हमेशा अपने जोश में रहते थे और हमेशा अपना दिमाग खो के ही रखते थे। और अगर हम न्यूक के कैरेक्टर की बात करें तो उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का रूटलेस कैरेक्टर है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। अगर उसको एक बार उसके सुपीरियर्स ने उसको कोई मिशन दे दिया है तो वो किसी भी हद तक जाएगा उस मिशन को पूरा करने के लिए और अक्सर हमने देखा है कि इसका इस्तेमाल गलत लोग ही कर रहे होते हैं अपने गलत काम करवाने के लिए उससे। इसके बाद अगर हम वेपन 8 की बात करें तो वेपन 8 के बारे में भी अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन इसका हिस्सा थे, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि इस टाइम पे जो है वेपन प्लस प्रोग्राम ड्रग्स और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाह रहा था स्लीपर एजेंट्स और असैसिन्स को ट्रिगर करने के लिए, कुछ ऐसे एजेंट बनाने के लिए जो कि वो दुनिया भर में छोड़ दें और ड्रग्स और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें उनको ट्रिगर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास वेपन 9 आता है जिसको जाना जाता है प्रोजेक्ट साइकी के नाम से और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोग्राम था जो कि डॉक्टर माइकल हर्ड ने शुरू करा था और डॉक्टर माइकल हर्ड ने इस प्रोजेक्ट के अंदर रहकर जो काम करा था और इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हमारे पास एक खतरनाक किस्म की विलन आई थी जिसका नाम था टाइफॉइड मैरी। और इसका नाम देख के आप समझ ही सकते हैं कि ये खतरनाक किस्म की एक औरत है जिसका दिमाग भी बिल्कुल उसके ठिकाने पे नहीं रहता है और ये गलत गलत काम करती है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो हमारे पास वेपन एक्स आता है और वेपन एक्स के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा था प्रोफेसर थॉर्टन ने जिन्होंने वेपन प्लस प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, लेकिन इसके जो ऑर्डर्स दिए गए थे उनको रोमुलस नाम के एक शख्स ने दिए थे। अब रोमुलस की एक जो है बहुत ही अलग हिस्ट्री चल रही है मार्वल कॉमिक्स के अंदर और उसके ऊपर अगर हम बात करने बैठे तो हमारी पूरी की पूरी वीडियो यहीं निकल जाएगी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि एक ईविल आदमी था जिसने वेपन एक्स को अपने हाथ में लिया। और मजे की बात यह कि वेपन प्लस प्रोग्राम का ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि दो गवर्नमेंट्स के बीच हो रहा था, यानी कैनेडियन और यूएस गवर्नमेंट दोनों के बीच में। यहाँ पे हमने देखा था कि CIA भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी और कैनेडियन गवर्नमेंट भी, और इन लोगों ने मिलकर डिज़ाइन करा था कि किस तरह से म्यूटेंट्स को वो लोग एम्पावर कर सकते हैं और उनकी याददाश्त वगैरह मिटा के उनकी मेमोरीज को ऑल्टर करके अपने तरीकों पे अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। और यही सारा का सारा मेन गोल था वेपन एक्स प्रोग्राम को बनाने के लिए। और वेपन एक्स प्रोग्राम के अंदर आप जानते हैं कि किसी और को नहीं बल्कि जेम्स लोगन हॉलेट को जो है रिक्रूट किया गया था, जो कि ऑलरेडी उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स यानी CIA के लिए काम कर रहा था, जो उनके अंडर कवर मिशन पे जाया करता था, तो उन्होंने उसी को जो इसका रिक्रूट बना दिया था। लेकिन आपको पता है कि वेपन एक्स प्रोग्राम के अंदर जब लोगन की याददाश्त वगैरह मिटाई गई तो वो उनके खिलाफ चले गया था और वो तब से एक रोग एजेंट के नाम से जाना जाता है।
अब मजे की बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा पलट जाती है, क्योंकि ये सब होने के बाद वेपन एक्स जो है वो खुद अपनी ही एक सब डायरी कंपनी बन गई। मतलब वेपन प्लस प्रोग्राम के आगे जाके प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, वेपन 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, लेकिन इस वक्त वेपन एक्स जो है वो खुद की ही एक अपनी कंपनी बन गई और उसने इसी तरह के म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करे, लोगों को एडामेंटियम देना शुरू करा, जिसमें मोस्ट नोटेबली हमारे पास आता है वुल्वरीन, लीच, डेडपूल, सैबरटूथ, वेपन एच। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है ये वेपन एक्स की ब्रांच से निकले हैं। ये लोग वेपन प्लस की ब्रांच से नहीं बल्कि वेपन एक्स की ब्रांच से निकले हैं, जहाँ पे इन लोगों को अलग अलग लोगों ने सुपरवाइज किया है। खासकर रोमलस ने ज़्यादातर लोगों को जो है यहाँ पे पावर्स दिए हैं और वही मास्टरमाइंड्स हैं सारी की सारी चीज़ों के पीछे। लेकिन इसके बाद अगर हम वेपन प्लस पे कंटिन्यू रहें तो हमारे पास वेपन 11 आता है, और वेपन 11 काफ़ी टाइम तक जो है कॉमिक्स के अंदर एक मिस्ट्री रहा है, उसके बारे में बिल्कुल भी हमें नहीं बताया गया था। लेकिन हमें बाद में जाके ये बात पता चली कि इसको भी जो है रोमुलस ने ही बनाया था, और दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन का बेटा डेकिन था, जिसकी हड्डियों को उसने मारो मूसा ब्लेड के साथ बाउंड कर दिया था। और ये मारा मूसा ब्लेड दरअसल ऐसी है कि अगर ये किसी भी इंसान को मारी जाए जिसके पास एक हीलिंग फैक्टर मौजूद है तो उसका हीलिंग फैक्टर जो है वो बंद हो जाता है, वो उस ब्लेड के घाव को हील नहीं कर सकता है। और इसलिए रोमुलस ने उसके बेटे को ये पावर इसीलिए दी थी ताकि वो उसके बेटे को उसी के खिलाफ कर सके और वुल्वरीन का काम तमाम कर सके, जिसको डेकिन के नाम से बहुत फेमसली जाना जाता है। इसके बाद हमारी कहानी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से शिफ्ट होती है वेपन प्लस के हवाले से। जैसा कि वेपन प्लस पहले एक छोटी मोटी फैसिलिटी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा था, तो अब वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब वेपन प्लस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट से अलग हो चुका था, उसके अपने एजेंडाज थे, अपने ही प्लान्स थे। अब इसको टोटली इन्फ्लुएंस जो कर रहा था वो जॉन सबलाइम कर रहा था, उसके हाथ में सारा का सारा कमांड था, सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो खुद कर रहा था, और उसका मिशन सिर्फ एक ही रह गया था कि दुनिया से जो है म्यूटेंट्स काइंड को ख़त्म करने के तरीके निकाले जाएं। तो इसी तरह हमने देखा कि जॉन सबलाइम ने अपनी यहाँ पे एक नई फैसिलिटी बनाई थी जिसको उसने नाम दिया था द वर्ल्ड, और ये फैसिलिटी ओरिजिनली ब्रिटेन के अंदर बेस्ड की गई थी। और इस फैसिलिटी की खास बात यह है कि इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर टाइम जो है वो उनकी अपनी मर्जी से चलता है। वो उस फैसिलिटी के अंदर टाइम को रिवर्स भी कर सकते हैं, टाइम को बहुत तेज़ भी कर सकते हैं किसी चीज़ को एवोल्यूशन पे ले जाने के लिए, या किसी चीज़ की एवोल्यूशन अगर गलत हो गई है तो उसको वापसी ले जाने के लिए वो टाइम को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये जो वर्ल्ड फैसिलिटी थी ये बहुत ही खतरनाक किस्म की एक फैसिलिटी थी, जहाँ पे इस तरह के सारे गलत काम किए जाते थे, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। तो उसी तरह इसके बाद से हमारे पास जो वेपन बने यानी कि वेपन 12 जिसको हंट्समैन कहा जाता है, तो इसको भी द वर्ल्ड के अंदर ही बनाया गया था। और ये दरअसल पहला वेपन था जिसके अंदर द वर्ल्ड वालों ने जो है जिसके अंदर नैनो सेंटिनल्स टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया गया था, यानी इंसानों के अंदर नैनो टेक डाली गई थी जो कि आगे जाके सेंटिनल्स का काम कर सकते हैं। और इस तरह के सेंटिनल्स हमने एक्स-मेन कॉमिक्स के अंदर काफ़ी बार देखे हैं, जहाँ पे वो इंसान जैसे होते हैं लेकिन उनको कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, वो म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाए गए होते हैं। और ये हंट्समैन जो है वो काफ़ी बार हमारे एक्स-मेन से मुकाबला कर चुका है, जहाँ पे खासकर वो कैनन बॉल्ट, एम, डार्क स्टार, रिक्टर रेसन और मल्टीपल मैन से काफ़ी बार मुकाबला कर चुका है। और वेपन 12 को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि फैंटम एक्स था, जिसने जीन ग्रे और प्रोफेसर एक्स की मदद से उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन इन सब के बदले में उन्हें अपने एक एक्स-मैन की जान गंवानी पड़ी थी जिसका नाम डार्क स्टार था। इसके बाद हमारे पास वेपन 13 यानी फैंटम मैक्स आता है, और ये आपने नाम काफ़ी बार इस सीरीज़ के अंदर सुन लिया होगा। जब से आप सुन रहे हैं कि फैंटम एक्स ने ये करा है, फैंटम एक्स ने वो करा है, तो फैंटम एक्स भी दरअसल जो है वर्ल्ड के अंदर की ही एक क्रिएशन है जिसका असली नाम है चार्ली क्लस्टर सैवेज, जो कि ओरिजिनली फ्रेंच है और उसका एक्सेंट बिल्कुल फ्रेंच वाला है। लेकिन फैंटम एक्स जो था दरअसल अपने क्रिएटर के खिलाफ हो गया। उसको इस बारे में पता चला कि उसके क्रिएटर जो है उनके प्लान्स अच्छे नहीं हैं और वो म्यूटेंट काइंड को ख़त्म वगैरह करना चाह रहे हैं। तो इसलिए फैंटम एक्स के केस में उसके पास जो उसकी सारी पावर्स हैं वो एक नैनो सेंटिनल टेक्नोलॉजी से आती हैं, जिसकी वजह से उसके पास हाइपर स्पीड, स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर और तेज़ दिमाग है, जिसका वो इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर सकता है। और फैंटम एक्स कैरेक्टर को आप ऐसे समझिए कि वो एक तरह का जासूस है, एक स्पाई कैरेक्टर है जो कि यहाँ वहाँ घुसने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन फैंटम एक्स इसलिए ज़्यादा मशहूर है, ये हमें काफ़ी बार एक्स-मैन की टीम के साथ भी दिख चुका है, एक्स फोर्स का भी हिस्सा रह चुका है, और वुल्वरीन के साथ इसकी एक और किस्म की बॉन्डिंग है जो कि ऑन स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके बाद वेपन 14 की बात करें तो ये स्टैफोर्ड कुकूज हैं। स्टैफोर्ड कुकूज को जो है द वर्ल्ड के अंदर ही बनाया गया था जॉन सबलाइम के जरिए, और इनको दरअसल बनाया गया था एज एमा फ्रॉस्ट का क्लोन या उनकी बेटी की तरह, जिनको स्टैफोर्ड कुकूज का नाम दिया गया था। इनके पास सेम एमा फ्रॉस्ट जैसी पावर्स हैं। इनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये साइकिक एबिलिटीज रखती हैं, जिस तरह एमा फ्रॉस्ट किसी के दिमाग पढ़ सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। जब इनको ओरिजिनल बनाया गया था तो स्टैफोर्ड कुकूज 5 हुआ करती थी, जो पांचों एक साथ मिलकर काम किया करती थी। इनका माइंड जो है दरअसल एक तरह का हाइव माइंड है। जब ये सारे माइंड एक साथ मिलते हैं तभी जाके ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाती हैं। ये लोग अकेले अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, और जॉन सबलाइम ने इन पांचों को इसी वजह से बनाया था ताकि इन पांचों की साइकिक पावर्स को इस्तेमाल करके फीनिक्स फोर्स की पावर्स को जो है अपने अंदर ट्रैप किया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इस बात को जॉन सबलाइम बहुत अच्छी तरीके से जान गया था कि फीनिक्स फोर्स सिर्फ साइकिक लोगों के पास ही ज़्यादातर आती है, तो इसलिए उसने स्टैफोर्ड कुकूज बनाई थी जिनके पास ये साइकिक पावर थी, और ताकि इसके जरिए वो फीनिक्स फोर्स को कैप्चर कर सके। लेकिन स्टैफोर्ड कुकूज में से उनकी 2 बहनें वो मारी गई थी और टोटल 3 रह गई थी, जो कि बाद में जाके उन्होंने एक्स-मैन को ही ज्वाइन कर लिया था और तब से वो एक्स-मैन के साथ ही दे रही हैं। इसके बाद वेपन 15 हमारे पास अल्टीमेटन आता है। अल्टीमेटन नाम ही ऐसा है, आप समझ सकते हैं कि द वर्ल्ड की ये एक अल्टीमेट क्रिएशन थी जो वेपन प्लस प्रोग्राम को डेजिग्नेट करती है वेपन 15 के नाम से, जिसको अल्टीमेटन कहा जाता है।
तो बेसिकली ये एक सेंटिनल था, लेकिन सिर्फ सेंटिनल नहीं बल्कि एक सुपर सेंटिनल ग्रैंड पावर हाउस था, जिसके अंदर पिछले सारे सेंटिनल से बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी और ये बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट्स के ऊपर एक वक्त में ही काबू पा सकता था। तो बेसिकली समझ सकते हैं कि ये एक सेंटिनल की काफ़ी इवॉल्व फॉर्म थी, जिसको वेपन 15 का नाम दिया गया था। इसके बाद हमारे पास वेपन 16 जो कि लास्ट वेपन है, जिसको ऑल गॉड के नाम से जाना जाता है। अब वेपन 16 जो है ये भी वर्ल्ड के अंदर ही बनाया गया था और ये दरअसल एक लिविंग रिलीजन था। हाँ, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा और लग रहा है, इसकी साइंस समझ में नहीं आती, लेकिन ये एक तरह का वायरस था, ये जिस किसी के भी ऊपर अटैक करता था और अगर उस शख्स का किसी चीज़ के अंदर बिलीव है, किसी गॉड को वो मानता है, तो वो उसको अपने काबू में ले लेता था। इसको आप समझ सकते हैं कि द वर्ल्ड की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि अगर कोई भी शख्स कभी द वर्ल्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वेपन प्लस प्रोग्राम की चीज़ों को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो ये वायरस उसके ऊपर अटैक कर देगा और वो अगर किसी भी किस्म के गॉड के ऊपर बिलीव करता है तो वो उसके ऊपर काबू हो जाएगा और उसको वो अपना गुलाम बना लेगा और उसको एक ऐसी ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर ले आएगा। इसकी स्टोरी को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डार्क एंड द लिस्ट वुल्वरीन के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, जहाँ पे नोवार, वुल्वरीन और फैंटम एक्स द वर्ल्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वुल्वरीन जो है बहुत बुरी तरीके से इसका शिकार हो जाता है और वहाँ पे नोवार के ऊपर इस चीज़ का असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो हमारे अर्थ पे से है नहीं, वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता, किसी गॉड को नहीं मानता है और फैंटम एक्स वो एक एथिस्ट है। तो इस पूरे के पूरे वेपन की अगर कमजोरी की बात की जाए तो वो ये है कि ये एथिस्ट लोगों के ऊपर काम नहीं कर सकता है, सिर्फ उनके ऊपर काम करेगा जो लोग किसी रिलीजन के ऊपर बिलीव करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई है बल्कि उनको नाम दिए गए हैं, जैसे वेपन इन्फिनिटी हो गया, वेपन माइनस हो गया और अमेरिकन काइजू हो गया। ये भी इसी तरह के वेपन्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को बनाया गया था। जैसे वेपन इन्फिनिटी की बात करें तो उसके अंदर डेडलॉक प्रोजेक्ट को बनाया गया था, जो कि दरअसल एक साइबॉर्ग है, जो सोल्जर्स मर जाते हैं जंग के दौरान, उनकी बॉडी को इस्तेमाल करके रोबोटिक्स के साथ ज्वाइन कर देना और उनको एक किस्म का हीरो बना के किसी और को बेच देना। तो ये वो प्रोजेक्ट था। वेपन माइनस के अंदर उन्होंने सुपर सोलर सीरम और एलएसडी का मिक्सर बना के कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और उसके नतीजे भी कुछ खास नहीं आए। इसके बाद एक अमेरिकन काइजू भी है जिसके अंदर सुपर सोलर सीरम, गामा रेडिएशन, म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन, पिम पार्टिकल, लिजर्ड फार्मूला, इन सबको मिला के एक चीज बनाई गई थी जिसको टॉडजिलर कहा गया था। और आप समझ सकते हैं कि ये मार्वल कॉमिक्स का अपना वर्जन था गॉडजिला का। लेकिन ये वो वेपन्स हैं जिनको हमने कभी सालों में एक बार सुना होगा और ये मेन स्ट्रीम नहीं है और ये कभी कभार कैनन भी नहीं माने जाते हैं। तो हमारे जो मेन वेपन्स थे वो वेपन 0 से लेकर वेपन 16 तक माने जाते हैं और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारी वेपन रहा है वो वेपन एक्स रहा है, क्योंकि वेपन एक्स खुद ही अपनी कंपनी, एक अपनी फैसिलिटी बन गई थी जिसने अपने ही लोगों को प्रोड्यूस किया है। तो अगर हम वेपन एक्स की बात करें तो वेपन एक्स इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने वुल्वरीन को अपने एडामेंटियम क्लॉज दिए हैं, उसने सैबरटूथ को अपनी इनहेंस्ड पावर दी है, उसने डेडपूल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, उसने X-23 को बनाया है। और अगर X-23 आपको नाम समझ में नहीं आता तो दरअसल X-23 जो है वो वुल्वरीन के डीएनए के ऊपर 23rd एक्सपेरिमेंट था जिसके नतीजे में वो लॉरा बनी थी और आगे जाके आपको पता है कि उसकी हिस्ट्री किस तरह से चेंज हुई थी कि वो एक्समैन को ज्वाइन कर लेती है और इवेंचुअली आगे जाके वुल्वरीन का मेंटल भी ले लेती है। तो वेपन एक्स जो था उसका मेन मिशन ये था कि उसके पास जो वुल्वरीन का डीएनए हाथ लग चुका था, जो उसको हीलिंग फैक्टर लग चुका था, उसने उसी का इस्तेमाल करके और दूसरे लोगों को पावर्स देने के बारे में सोची, लेकिन टोटली सिर्फ ईवल पर्पस के लिए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसमें गवर्नमेंट का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं था, बल्कि रोमुलस था टोटली जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा था और वो खतरनाक किस्म के वेपन्स बना रहा था। और दरअसल उसका सिर्फ एक ही मिशन था कि उसको दरअसल वुल्वरीन को पकड़ना था, वुल्वरीन को कैप्चर करना था, क्योंकि उसकी नज़र में वेपन एक्स यानी कि वुल्वरीन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जो कि उसके हाथ से निकल गया था। और इस बात का उसको दुख हमेशा से रहा था और उसके बाद से उसने सारे लोगों को पावर्स देने की कोशिश करता रहा ताकि कोई ना कोई वुल्वरीन को पकड़ के ला सके। और इसी नतीजे में उसने आखिरकार उसके बेटे को भी पावर्स दी थी जिसको मारा मूसा ब्लेड के साथ उसने ज्वाइन कर दिया था। तो अगर हम ऑल इन ऑल बात करें वेपन प्लस और वेपन एक्स प्रोग्राम की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है जो कि मार्वल कॉमिक्स को एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री और ओरिजिन देती है। अगर हम बात करें म्यूटेंट से नफरत की तो वो इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है जो हम मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखते हैं। सेंटिनल प्रोग्राम को यहीं से शुरू किया गया था, वेपन एक्स को यहीं से शुरू किया गया था और कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन भी इन्हीं सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो देखा जाए तो इंडीड मार्वल के अंदर वेपन प्लस प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है और इन्होंने जो कुछ वेपन्स बीच में छोड़े हुए हैं जैसे वेपन 4 हो गया, वेपन 6 हो गया, वेपन 11 हो गया, तो ये स्पॉट मेरे ख्याल से मार्वल ने जानबूझ के छोड़े हैं ताकि कल को अगर वो कोई सुपर विलन या कोई सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसको ओरिजिन दे सकते हैं कि ये वेपन 11 हो सकता है, क्योंकि हमने तो कभी कॉमिक्स में वेपन 11 बताया ही नहीं है। लोग अपनी स्पेकुलेशन कर रहे थे लेकिन मार्वल ने कभी कंफर्म नहीं करा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जो मार्वल ने रखा हुआ है अपने इस वेपन प्लस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करने का। और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कॉमिक्स के अंदर कभी भी वेपन प्लस प्रोग्राम की जो मिस्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, बल्कि इसकी मिस्ट्रीज़ के अंदर हम जितना घुसते रहेंगे मार्वल वाले इसको उतना ही ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहेंगे और हमें भी उतना ज़्यादा मज़ा आता ही रहेगा। वेपन प्लस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाने की वजह दूसरी ये भी थी कि जैसा कि हमें पता है कि एमसीयू के अंदर अब बहुत जल्द एक्समैन का इंट्रोडक्शन होने वाला है और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि एक्समैन का इंट्रोडक्शन जो होगा वो वेपन प्लस प्रोग्राम के जरिए ही करवाया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है कैप्टन अमेरिका की सुपर सोलर सीरम के बाद एक्सपेरिमेंट करने में लग गई है और किस तरह मुख्तलिफ म्यूटेंट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि फैल्कन इन द विंटर सोल्जर जो शो होने वाला है उसके अंदर हम वेपन प्लस प्रोग्राम या वेपन एक्स के हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर देखने वाले हैं। और तभी मैंने सोचा कि अब ये बिल्कुल सही वक्त आ चुका है जब हमें नो यूनिवर्स के अंदर वेपन प्लस प्रोग्राम को कवर कर लेना चाहिए।
सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक है ही इतना डीप और नो योर यूनिवर्स के अंदर हम हर चीज़ के ऊपर डीप में ही बात करते हैं, तभी तो आपकी ये फेवरेट सीरीज़ है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी अलग अलग जगह से मैंने रिसर्च करी है, तब जाके मैंने आपके सामने ये वीडियो पेश करी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की और ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो के ऊपर जो है 600 लाइक्स का टारगेट रखने वाले हैं, जो मैं जानता हूँ आप लोग बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। इसके अलावा अगर इस वीडियो के हवाले से आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम करके वो सवाल पूछ भी सकते हैं। मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे आपके मैसेजेस का जवाब भी दे रहा होता हूँ, तो मुझे फौरन से वहाँ पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं नो योर यूनिवर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।